जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का मैंने एक पहला वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं या अधिकार कितने प्रकार से होते हैं, कहाँ से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मौलिक अधिकार का पार्ट फर्स्ट है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो आपका दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया? आर्टिकल 14 का जो पहला पॉइंट बोला गया, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मानी कानून के सामने सारे लोग क्या आपके बराबर हैं। तो इसके जो बेसिक पॉइंट बनते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। बात करें विचार सबसे पहले किसके पास में आया, तो आपका नाम क्या है? आपका एबी डाइसी का विचार सबसे पहले में आया आपका, और जो सिद्धांत है आपका ये एबी डाइसी के सिद्धांत से ही प्रतिपादित है आपका। बात करते इसकी प्रकृति कैसी, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर कैसा आपका नेगेटिव। ये किसके विरुद्ध है? आपका राज्य के विरुद्ध है आपका। बात करते इसका स्रोत क्या है, तो ये सबसे पहले तुम्हारा कहाँ पे था? आपका यूके। जो विधि के समक्ष समता है वो कहाँ से लिया गया? आपका वो लिया गया आपका ब्रिटिश से लिया गया, यूके से लिया गया। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें लगभग विधि के समक्ष समता का कितना नियम अप्लाई किया जाता है? आपका 30% अप्लाई किया जाता है। अब जरा बात करते हैं ब्रिटेन में क्या है। ब्रिटेन की व्यवस्था, शासन व्यवस्था ऐसी है कि चाहे वहाँ का राजा हो, रानी हो या सामान्य नागरिक हो, सबके लिए समान कानून है। जबकि भारत में इस थीम को नहीं अपनाया गया है। भारत में आपके दो नियम अपनाए गए हैं। एक बोला गया है विधि के समक्ष समता, इसको कितना अपनाया गया? 30%। और दूसरा आपका विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको कितना अपनाया गया? 70% अपनाया गया। जरा समझाते हैं आपको कैसे। जैसे यहाँ पे बोला गया विधि के समक्ष समता, मानने की कानून की नज़र में सारे लोग इक्वल हैं। क्या ये चीज़ बिल्कुल सही है? तो इसको जरा समझाते हैं। अगर कोई एक अपराध, मानते कि एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, अगर वो किसी की हत्या कर दे तो उसके ऊपर जो केस चलेगा, और एक व्यक्ति वो जिसकी उम्र 21 से 22 साल है और वो किसी की हत्या करता है, तो दोनों में जो आपके अपराध हैं, अपराध सेम है, लेकिन जो केस फाइल होंगे वो आपके अलग अलग तरीके से होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका समान संरक्षण है। जैसे यहाँ पे बात की जाती है विधि के समक्ष समता, तो हमें बताना चाहेंगे जैसे आपका राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट साहब, या फिर आपके राज्यपाल हो गए, इन दोनों व्यक्तियों को क्या नहीं कर सकते हो? आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 361 और 361 ए के तहत इनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, ना इनके ऊपर कोई आपका केस चलता है। क्यों? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल गिरफ्तार कर भी लिया गया राष्ट्रपति को, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई कि इनको 20 साल की सजा है, तो आर्टिकल 71 का प्रयोग करके ये अपनी सजा स्वयं क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है, जो कहाँ पे दी गई? आर्टिकल 71। सेम आपकी कहानी किसकी? राज्यपाल की। अगर राज्यपाल के ऊपर मान लेते हैं कि 20 साल की सजा हो गई, तो राज्यपाल क्या कर लेंगे? आर्टिकल 162 का प्रयोग करके अपनी खुद की सजा क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। उसी प्रकार से जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष, जो सांसद होते हैं, उनको विशेषाधिकार अलग से हैं, और आर्टिकल 194 के तहत आपके विधायकों को अलग विशेषाधिकार हैं। तो जो भारत में नियम अपनाया गया विधि के समक्ष समता, तो इसका कितना परसेंट अपनाया गया? 30% अपनाया गया। जो सबसे मेजर पार्ट अपनाया गया वो क्या अपनाया गया? विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर बात करें इसका स्रोत क्या है, तो यूएसए। इसकी प्रकृति क्या है? आपकी सकारात्मक। कितना है आपका? लगभग 70%। और यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट बताना चाहेंगे, विधियों का समान संरक्षण चाहे भारतीय हो या विदेशी हो या कोई कंपनी हो, सबके लिए आपकी क्या है? बराबर है आपका। अब यहाँ पे आपको डिटेल करना चाहते हैं विधियों का समान संरक्षण क्या है। फॉर एग्जांपल मैं दो टॉपिक लेता हूँ, एक आपका फीमेल और दूसरा मैं आपका लेता हूँ चाइल्ड, और एक मैं केस लेता हूँ आपका नॉर्मल मेल, एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एज मैंने मान लिया कि 25 साल है, और यहाँ पे एक बच्चा जिसकी एज में मान लिया आपका 8 साल है। तो यहाँ पे साफ साफ दर्शाया गया है कि इसमें क्या है? इक्वल लॉ आपके सबके लिए, जबकि यहाँ पे क्या है? उसकी स्थिति को देख के उसका क्या किया जाएगा? उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा उसकी स्थिति की। अब ये 25 साल व्यक्ति अगर किसी को मारता है और ये 5-8 साल का बच्चा अगर किसी को मारता है, तो दोनों के खिलाफ अलग अलग केस चलते हैं। किसके आधार पर चलता है? आपका विधियों का समान संरक्षण के आधार पर आपका ये केस चलता है। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया? विधि के समक्ष समता, और सेकंड पॉइंट इसी का क्या बोला गया? विधियों का समान संरक्षण। अगर बोला जाए भारत में किसको ज़्यादा अपनाया जा रहा है, तो किसको अपनाया जा रहा है? विधियों का समान संरक्षण, और यही यूएसए में अपनाया जा रहा है। इसको क्यों अपनाया जा रहा है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो समाज है उस सुचारू व्यवस्था से चल सके, इसलिए इस नियम को अप्लाई किया गया। अगर सारे लोगों को इक्वल शक्ति, बराबर शक्ति दे दी जाएगी, तो हमारे समाज में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए क्या किया गया? आपके विधियों का समान संरक्षण 70% एक्सेप्ट किया गया। ये था आपका आर्टिकल 14। अब बात करते हैं आर्टिकल 15, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 फर्स्ट में क्या बोला गया है? आपका धर्म, मूल वंश, लिंग,
जात या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के खिलाफ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मानी केवल स्टेट इस आधार पर किसी के खिलाफ क्या नहीं कर सकता, आपका भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि नहीं आप हिंदू हैं तो आपको ज़्यादा कोटा रहेगा, मुसलमान है तो आपको कम कोटा रहेगा। या मूल वंश क्या मानी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपका सिंधिया राजघराना है, आपके एमपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके खानदान ने क्या किया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इनका जो खानदान था अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब क्या है, अब ज्योतिरादित्य जो सिंधिया है आपके, इनके हिसाब से आप ये नहीं कर सकते हो कि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया था तो इसके आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। आपके पास में लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर है। ना जात के हिसाब से कि आप जनरल हो, ओबीसी आपके मानी जनरल से हो, ओबीसी से हो या एसटी से हो या कोई एक पर्सनल कास्ट से लेके उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ना ही जन्म स्थान पे मानी भेदभाव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कानपुर के हैं, अब अगर हम कहीं और जाते हैं और हमारे साथ में ये भेदभाव किया जाता है कि तुम कानपुरिया हो, तो इस हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ है आपका लिंग। लिंग क्या है आपका, इसमें भेदभाव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ आर्मी में कोई दो लोग हैं जॉब कर रहे हैं, एक मेल है आपका और एक आपका फीमेल है। सियाचिन बॉर्डर पे आपकी वॉर हो रही है तो यहाँ पे किसको चुना जाएगा, मेल को चुना जाएगा, फीमेल को नहीं चुना जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से जो मेल है वो ज़्यादा सक्षम है शारीरिक ताकत में। अब दूसरी बात करते हैं जात, कास्ट। कास्ट जो आपका क्या है, आपका रिजर्वेशन। अब भारत में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, रिजर्वेशन का। अब रिजर्वेशन जिसको मिल रहा है उसके लिए तो अच्छा है, जिसको नहीं मिल रहा उसके लिए खराब है। अब जो कास्ट सिस्टम है आपका, कास्ट सिस्टम के हिसाब से क्या किया गया, आपका रिजर्वेशन किया गया। तो रिजर्वेशन क्यों किया गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब इसके आधार पर जो भेदभाव करेगा वो इसलिए करेगा उसके पॉजिटिव तर्क होंगे। अब यहाँ पे है क्या, रीजन क्या है। अब मैंने मान लिया कि 4 कास्ट मैंने ले लिए, ए बी सी और डी। जो ए और बी है ये आपकी क्या है, मूल धारा से जुड़ चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं जनरल ओबीसी। अब मैं बात करता हूँ आपके एससी और एसटी। एससी तो कुछ कुछ मूल धारा से जुड़ रहा है, लेकिन एसटी वो जो जंगलों में रह रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कोई एक ट्राइब्स में भी ले लेता हूँ, तो क्या इनको आज अभी तक सारी चीज़ें जानकारी हैं कि आज ये कंपटीशन हिस्सेदारी कर रहे हैं। आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके साथ में बहुत ही रेयर केसेस में कोई एसटी का बंदा पढ़ रहा होगा। तो जब ये व्यक्ति हमारी मूल समाज से नहीं जुड़े हैं तो इनको जोड़ने के लिए सरकार क्या करती है, जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने देती है, इन लोगों को थोड़ा पुशअप दे देती है कि क्या करें आप थोड़ा आगे बढ़े, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया। तो उसका भी तर्क कहना कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपका होना चाहिए। बात करते हैं ये आपका किस में दिया गया, आर्टिकल 15 फर्स्ट में दिया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 सेकंड में। आर्टिकल 15 सेकंड में बोला गया है धर्म, मूलवंश, लिंग, जात, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल जो आपके पब्लिक प्लेस है उस पर भेदभाव नहीं करेगा, ना ही राज्य सरकार करेगा और ना ही कोई सामाजिक व्यक्ति करेगा। अब सार्वजनिक स्थल आपके क्या हो गया, जैसे आपका कुआं हो गया, ठीक है, या मैं मानता हूं पब, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, पब जा रहे हैं वहां पे, या कोई अन्य स्थान जो सार्वजनिक अगर मैच खेल रहे हैं वहां पे, तो ऐसे स्थानों पे क्या नहीं किया जाएगा, आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 15(3) में क्या बोला गया है, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर, मानी महिलाओं और बच्चों को यहाँ पे भेदभाव कैसे किया जा सकता है। मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल एक बस है, बस में आपने देखा होगा कि जो बस में आपका रिजर्वेशन रहता है, आपकी कुछ सीटों का महिलाओं के फीमेल के लिए रहता है, आपका कुछ आपके क्या होते हैं, आपका सीनियर सिटीजन का लिए आपका रहता है, बाकी सामान्य के लिए आपका रिजर्वेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कर सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई महिला किसी को मार दे या कोई एक बच्चा किसी को मार दे और कोई एक सामान्य पुरुष किसी को मार दे, तो यहाँ पे जो केस होगा इन दोनों के लिए कम, जबकि जो आपका सामान्य प्रोसेस उसके लिए केस ज़्यादा आपका होगा, माने उसको जो सज़ा भी होगी वो भी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा हमारे जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, बहुत रेयर केसेस में ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनको मृत्यु दंड तक कहानी पहुंची हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 15(3) में इस चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं अब आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 में बोला गया है आपका, आर्टिकल 16 जो आर्टिकल फर्स्ट है, मानी आर्टिकल 16 का जो क्लॉज फर्स्ट में बोला गया लोक नियोजन की समता, मानी जो आपकी अपॉर्चुनिटी होंगी आपकी उसमें क्या आपकी इक्वलिटी है। आप यहाँ पे बात करें कि लोक नियोजन किसको समझे, क्या केवल सरकारी जॉब को ही लोक नियोजन समझे, उसमें ये समानता बताएंगे। जितनी भी हमारी भर्तियाँ होती हैं उसमें हमारा क्या वो आपका मानी समानता रहेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लोक नियोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, अविकास में मानी जो आपको लीव मिलती है या पेंशन हो आपकी या पदोन्नति, इन्हें तुम्हारा क्या बोला गया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या है आपकी समानता है आपकी। तो उसमें लोक नियोजन द्वारा क्या किया जाएगी, भर्ती भी होंगी, जितनी भी आपकी भर्ती कराई जाती है या जितनी आपके अवकाश हैं, पेंशन है या फिर
पदोन्नति है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 सेकंड में बोला गया है, इसमें 7 आधार बताए गए हैं: धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 फर्स्ट बोलता है कि लोक नियोजन की क्षमता किसमें आपकी, चाहे वो भर्ती हो या अविकास हो या पेंशन हो या पदोन्नति है। जबकि अभी अब जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 15, उसमें आपके कितने आधार बताए गए थे, 5 आधार बताए गए थे। जबकि यहाँ पे कितने आधार बताए गए आपके 7 आधार बताए गए। आपका रिलीजन हो गया आपका, ठीक है, नेटिव डेस्टिनी हो गया आपका कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, रेसिडेंस है आपका, उद्भव जो क्रेशन है आपका। इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी जेब में, आपकी किसी भी जॉब में। तो आर्टिकल 16 की ये तुम्हारे क्या है, आपके जो आर्टिकल 16 फर्स्ट और आर्टिकल 16 सेकंड है, ये तुम्हारे क्या बोलेगे, आपके नागरिक के अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके अपवाद बोले गए हैं, इनके विरोध में कुछ आपकी चीज़ें कही गई हैं। तो आर्टिकल 63 कहता है कि निवास स्थान पर भेदभाव, यहाँ पे संसद की नियम बना सकती है कि निवास स्थान पे क्या हो सकता है, आपका भेदभाव हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपकी यूपीपीसीएस की जॉब निकली, तो यूपीपीसीएस में क्या है आपका, यूपी की आपकी स्पेशल जॉब आपकी होती है। तो इसमें क्या नियम हो सकता है कि एमपी के लोगों के लिए या बिहार के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है उसको कम कर सकते हैं, सीटें कम कर सकते हैं। लेकिन शक्ति किसके पास में है, आपकी संसद के पास में इसकी शक्ति है। तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये कहाँ पे बोला गया, आपका अनुच्छेद 16(3) में बोला गया। बात करते हैं आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) में ये बोला गया पिछड़े वर्ग का आरक्षण। पिछड़े वर्ग को यहाँ पे ये कंफर्म नहीं किया कि पॉलिटिकल रूप से पिछड़ा हुआ है आपका, या मैं बात करता हूँ कास्ट के हिसाब से पिछड़ा हुआ है, मानी किस आधार पे पिछड़ा है, इसको यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया। इसको एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे कि वो आधार आपका क्या है। लेकिन आर्टिकल 64 में सिर्फ इतना बोला गया पिछड़े वर्ग का जो आपके बैकवर्ड है आपके, उसके आधार पर क्या करेगा, आपका आरक्षण करेगा। अब यहाँ बात करते हैं आपका आर्टिकल 16(4) जो आपका इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन भी है आपका। ये बोला गया आपका आर्टिकल 16(4) का क्लॉज फर्स्ट में बोला गया पदोन्नति का आरक्षण। जो प्रमोशन होता है उसमें क्या होगा, आपका रिजर्वेशन होगा। लेकिन ये जो रिजर्वेशन होगा वो केवल किसके लिए, आपका एससी और एसटी के लिए है। इसके आपका एक संशोधन किया गया था 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में किया गया, और उसमें एक आपका आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16 का आपका क्लॉज 4 का पार्ट ए में जोड़ा गया कि आपका क्या जो पदोन्नति है वो की जाएगी आपकी। इसमें भी आपका आरक्षण है किसके लिए, केवल एससी और एसटी के लिए। बात करते हैं आपका आर्टिकल 16(4)(b), इसमें बोला गया अग्रनयन मानी कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग। इसको 21वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। जरा इसको समझती है क्या आपका, मानी फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा साल चल रहा है 2022, और 2022 में मानी कोई एक भर्ती आई, उसमें भर्ती थी आपकी 100, और मैंने मान लिया कि ओबीसी की लेके ये भर्ती आपकी थी, इसमें 20 पोस्ट। लेकिन किसी भी तरीके से मैंने मान लिया केवल 15 ही फॉर्म पड़े या 15 लोग ही योग्य पाए गए। अब ये 5 लोग क्या हो गए, आपके यहाँ पे छूट गए। फिर ये भर्ती निकलती है 2023 में, फिर 100 भर्ती निकलती है, और फिर से ओबीसी के लिए जो पद हैं आपके फिर से 20 होते हैं। तो अब यहाँ पे बैकलॉग क्या हो जाएगा, 20 पद ये, लेकिन पीछे जो आपकी 5 पद रह गए उनको जोड़कर अब जो भर्ती होगी वो तुम्हारी कितनी होगी, आपकी 25। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। बोला गया बैकलॉग वाले जो व्यक्ति हैं आपका कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन वाले लोग हैं, तो उसके लिए संशोधन किया गया आपका, और ये आपका क्लॉज जोड़ा गया 16(4) का पार्ट बी। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 का भाग 5। इसमें बोला कि जो धार्मिक संस्थान है उसमें केवल धार्मिक व्यक्ति का ही क्या होगा, आपका कन्फर्मेशन होगा या आरक्षण होगा या रिजर्वेशन होगा। जब मैं मानता हूँ कि आर्मी की जॉब निकली और आर्मी में पंडित की जॉब निकली, मानी कोई एक पुजारी के लिए, तो यहाँ पर रिजर्वेशन किसके लिए होगा, केवल जो हिंदू है आपका केवल उसके लिए तुम्हारा क्या होगा, आपका रिजर्वेशन होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो आपका लोक नियोजन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लोक नियोजन के संबंध में आर्टिकल 16 सेकेंड और आपका 15 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। जो रिजर्वेशन है भर्तियों में वो जात के आधार पर है या धर्म के आधार पर है, तो बताना चाहेंगे आपका किसके आधार पर रिजर्वेशन है, आपका कास्ट के आधार पे आपका रिजर्वेशन है। तो आर्टिकल 16 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कल हमारा आर्टिकल 17 जिसमें बोला गया आपका अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें कि अस्पृश्यता के अंत के संबंध में अगर कोई भी नियम बनाना है तो शक्ति किसके पास में है, तो शक्ति जो पावर है हमारे पास किस पास, आपका पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट में आपका नियम लाया गया आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, और इसके अंतर्गत क्या बना दिया गया कि जो भी अब छुआछूत या अस्पृश्यता का कोई भी चीज़ों का समर्थन करता है उसको दंडनीय बना दिया गया। और 1976 में इसका नाम बदल के कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम।
अब जरा बात करते हैं, यहाँ पे संसद ने तय किया कि अस्पृश्यता है क्या, इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उस पर आपको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे बोला पूजा से रोकना, भारत में ये प्रथा आज भी जीवित है कि अगर कोई एससी का व्यक्ति है, एसटी का व्यक्ति है, अगर कोई मंदिर है, उस मंदिर में इस बेस पे रोका जाता है कि आप एक स्पेशल कास्ट से हो, आपको यहाँ पे एंट्री करना क्या है, मना है। तो आज भी भारत में कई ऐसे जगह हैं, खासकर हमारे जो गांव क्षेत्र में आज भी मंदिरों में आपको जो एससी वर्ग के लोग हैं वहाँ पे क्या है, आपका एंटर करने पे मना है। तो आपके यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आप ऐसे पूजा करने संबंधी चीज़ों पे क्या नहीं कर सकते, आप रोक नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्टता की बात की गई। सेकंड पॉइंट लिखा है आपका सार्वजनिक स्थल पर रोक। आज भी सार्वजनिक स्थल, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि हमारे यहाँ पे किसी यहाँ पे शादी है, आज भी अगर कोई एससी का व्यक्ति या एसटी का व्यक्ति हमारे समाज अगर वहाँ पे आ जाए तो उसको एक अनादर करके साइड में बिठालना, ये भी क्या आपका एक सार्वजनिक स्थल है। या मैंने मान लिया कि प्लेग्राउंड मैच हो रहा है, वहाँ पे एससी के व्यक्ति को अलग करना, या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे कुआं हो गया, कुआं पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है या पानी पीने के लिए गया है, उसको ये रोक के अलग कर देना कि आप एक स्पेशल कास्ट से हो, आपको यहाँ से अलग किया जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक प्रावधान को मना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपमान करना। अब अगर आप किसी कास्ट के व्यक्ति को उसका नाम लेकर के, उस कास्ट के कुछ इंगित करके या अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों पे भी रोक लगाई गई है कि आप जात के आधार पर क्या नहीं कर सकते, या छुआछूत के आधार पर उसके साथ में गलत काम नहीं कर सकते या उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया व्यापार में भेदभाव। आज भी हमारे समाज में जो ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनका आज भी मानना है कि वो इस स्पेशल कास्ट से है, उसका बनाया हुआ हम नहीं खाएंगे, या कोई वो स्पेशल इस कास्ट का है, उसकी बनी हुई चीज़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसी प्रकार के व्यापार में भेदभाव नहीं होगा, किसके हिसाब से, आपकी जात के हिसाब से, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिद्धांत दर्शन पुस्तक। अगर कोई भी ऐसा सिद्धांत जिसमें छुआछूत के बारे में समर्थन किया गया है, या कोई भी ऐसा दर्शन जिसमें छुआछूत का समर्थन किया गया है, ऐसी कोई पुस्तक जिसमें छुआछूत के समर्थन की बात की गई है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे नेगेटिविटी है, इनको साफ साफ क्या किया गया, आपका नकारा गया और बोला गया कि आपका ये क्या है, आपका एक कहने मतलब क्या संविधान का उल्लंघन है और आपको क्या माना जाएगा, आपका दोष से दो के अधिकार के हिसाब से आपको दोषी पाया जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, आपका अस्पृश्यता का अंत। लेकिन यहाँ पे आपका अपवाद स्वरूप है, क्या आप अस्पृश्यता कर सकते, तो एक आंसर आपका होगा हाँ। अभी हमारी एक बीमारी थी कोरोना। कोरोना में क्या था, अगर किसी को कोरोना हो गया या कोई अन्य ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैलती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उससे छुआछूत आप कर सकते हैं कि उनको ये बीमारी हमसे दूर रहना है। जैसे अभी आपका ताज़ा एग्जाम्पल होगा कोरोना, अगर किसी को कोरोना है तो आप कोरोना वाले व्यक्ति से दूर रख सकते हैं उसको या दूर कर सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपमानजनक की बात की, इसका एक एग्जाम्पल है आपका हर्जन एक्ट, जो बहुत ही आपका प्रभावित आपका एक्ट है। अगर आप किसी भी एससी एसटी व्यक्ति की क्या करेंगे, अपमानजनक शब्द या जात सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या लग जाता है, आपका हर्जन एक्ट आपका लग जाता है। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 17, इसमें बोला गया आपका अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 में बोला गया आपका उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। यहाँ पे बोला गया, अब टाइटल का मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले कुछ बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं आपका कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की आपका सेना और विधा में अनुमति। कहने का मतलब आप जैसे आप डिफेंस में हो, फॉर एग्जांपल आप अगर ब्रिगेडियर हो तो आप लगा सकते हो कि ब्रिगेडियर सूरभान सिंह, या फिर जैसे मैंने मान लिया कि आप प्रोफेसर हैं तो आप लगा सकते हैं प्रोफेसर उदय नारायण सिंह। तो कहने का मतलब सेना और विधा संबंधी को छोड़कर बाकी जितनी प्रकार की उपाधियां हैं वो सब क्या कर देंगी, आपकी खत्म कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान या बादशाह, इस प्रकार की उपाधियों को क्या कर दिया गया, आपका खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको, जो विदेशी उपाधि है, मानी कोई अगर आप फॉरेन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया को कोई व्यक्ति है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहा है और पाकिस्तान की सरकार अगर उसको कोई उपाधि देना चाहती है तो ध्यान रखें वो उपाधि ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है, जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो ऐसी उपाधियों को ले सकता है। अब आगे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अन्य चीज़ें, अगर किसी को भारत रत्न मिला है, ठीक है, या आपको पद्म विभूषण मिला है, मानी जो आपके नेशनल लेवल के अवार्ड होते हैं उन अवार्डों को ले तो सकता है, लेकिन ध्यान रखा जाए कि उन अवार्ड को अपने नाम से पूर्व नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि किसी का नाम है आपका उदयभान और उसको भारत रत्न मिला है, तो ये तो वो बोल सकता है कि मैं उदयभान हूं और मुझे भारत रत्न मिला है, लेकिन वो इसका नाम का प्रयोग इस प्रकार से नहीं कर सकता कि भारत रत्न उदयभान।
तो कहने का मतलब इसको टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन आप अगर टाइटल के रूप में प्रयोग करता है तो उसका क्या कर लिया जाएगा, उसका जो अपनी उपाधि है उससे छीन ली जाएगी। तो आर्टिकल 17 में हमने देखा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में देखा आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपके आर्टिकल